गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। देखो अपन ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट चैप्टर था 206 वृद्धि के कारण और लक्षण। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 8 अध्याय अष्टम षट क्रियाकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान से दो। षट क्रियाकाल, तो इसकी जो षट है नहीं छः, क्रिया नहीं काल। अभी क्या है क्रिया काल, क्या है क्रिया प्लस काल। क्रिया का अर्थ है चिकित्सा और काल का अर्थ है समय। तो ये चैप्टर नंबर 8 है ना, सॉरी, सिंपल सी बात यह है कि क्रिया का अर्थ है चिकित्सा और काल का अर्थ है समय। तो इस प्रकार क्रिया काल अर्थ है समय अनुकूल चिकित्सा। भाई किस समय अपन को चिकित्सा करनी चाहिए, अगर आप चिकित्सा नहीं करोगे तो धीरे धीरे रोग कैसे बढ़ता है, इस चैप्टर में यही बताया। जैसे कि आपका 6 अवस्थाएं बताएंगे ये: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति अवस्था और भेद अवस्था। अगर आपने संचय में इसका ट्रीटमेंट कर दिया तो आगे नहीं होगा, प्रकोप आएगी नहीं क्योंकि संचय में ट्रीटमेंट हो गया। प्रकोप में कर दिया तो प्रसर नहीं होगा, प्रसोप में कर दिया तो स्थान संचय नहीं होगा, स्थान संचय में कर दिया तो व्यक्ति में नहीं होगा, और व्यक्ति में नहीं होता भेद अवस्था। कहने का मीनिंग है कि आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हो। तो करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। चैप्टर 8 षट क्रियाकाल, मतलब 6 क्रियाकाल है, 6 चिकित्साओं के टाइम्स हैं। आपको आपकी सजगता, आपका मतलब जो दिखाने का मतलब आपका आलस्य, या फिर आपकी जो बोलते हैं ना कि मैं तो अपने हेल्थ को लेके थोड़ा एक्टिव हूँ, हेल्थ पे ध्यान रखता हूँ, तो जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तुरंत ट्रीटमेंट का है। तो जैसे जैसे देरी कराओगे, जैसे जैसे आप भेद तक जाओगे, भेद अवस्था तक जाओगे, व्यक्ति अवस्था तक जाओगे, ठीक है, तो जितना ही लेट होती जाएगी। सिंपल सी बात ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट करना है। तो आप समझो इस चैप्टर में षट क्रियाकाल, क्रिया यानी क्रिया करते हैं चिकित्सा और काल करते हैं समय, मतलब समय अनुकूल चिकित्सा। अब इसका मीनिंग क्या है समझो कि भाई आपको बताया गया है कि पहली स्टेज ये कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसकी स्टेज आती है। पहले संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, फिर स्थान संचय होता है, फिर व्यक्ति अवस्था आती है, मतलब व्यक्त अवस्था, मतलब एक तरीके से वो व्यक्त हो जाता है, सामने आ जाता है, और भेद अवस्था मतलब एक तरीके से एक अलग ही रूप ले लेता है, दारुण रूप लेता है, असाध्य हो जाता है, उपद्रव हो जाता है एक तरीके से। एक एक के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जो है ना षट क्रिया काल, ये रोगों की अवस्था बताई है एक तरीके से। तो रोग की कौन सी अवस्था में आपको ट्रीटमेंट करना है ये आपके ऊपर छोड़ा है। ये बताया नहीं कि आपको इस रोग में करना, इसमें ये बताएगा अगर इसमें नहीं करोगे तो अगला ये अवस्था आ जाएगी, इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया तो अगली ये अवस्था आ जाएगी। जैसे कोई घाव बनता है, पहले उसमें पस पड़ती है, फिर वो ठीक है घाव बनता है, घाव से वो क्या पूरा सड़ने लग जाता है, फिर उसको काटने पड़ जाता है। अगर आप उसको शुरुआत में ट्रीटमेंट कर दे तो काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बताया गया है इसमें कि मतलब धीरे धीरे अगर असाध्य रोग, जैसे कि यहाँ पे रोग पैदा हुआ और ये रोग क्या बन गया असाध्य। असाध्य का मीनिंग क्या होता है, जो किसी को ठीक ना किया जा सके। तो अगर आप शुरुआत में इसका ट्रीटमेंट कर दिया तो ये असाध्य बनने की स्थिति नहीं आएगी। तो ये षट क्रिया काल मतलब 6 चिकित्सा के काल बताए हैं। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं: संचयम च प्रकोप च प्रसरम स्थान संचयम व्यक्तिम, ठीक है, व्यक्तिम भेदम च यो वेति दोषणाम स विभेद विस्कय। कहने का मीनिंग ये है कि संचय, प्रकोप, अब ये संचय क्या होता है, प्रकोप क्या होता है, प्रसर, ये सब मैं बताऊंगा आपको। स्थान संचय, ठीक है, स्थान संचय, पांचवा व्यक्ति और भेद। चय यो वेति दोषणाम स विभेद विस्कय। इस प्रकार विषम हुए दोष जिस क्रम में रोगों को उत्पन्न करते हैं उन्हें ही क्रियाकाल कहते हैं। विषम हुए दोष अपन ने दोष का पढ़ लिया, वात पित्त कफ के दोषों के 6 के कारण, वृद्धि के कारण, उनके लक्षण भी अपन ने अच्छे से पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं अच्छे से। तो ये बोलते हैं कि विषम हुए दोष या तो बढ़ गए या कम हो गए, जिस क्रम में रोगों को उत्पन्न करते हैं उन्हें ही क्रियाकाल कहते हैं। तो जिस क्रम में कि पहले संचय होगा, मतलब शुरुआती अवस्था क्या होगी रोग उत्पन्न होने की, फिर दूसरी अवस्था क्या है, तीसरी अवस्था क्या है, चतुर्थ अवस्था क्या है, पंचम अवस्था क्या है, सिक्स अवस्था क्या है। तो इन पे एक क्वेश्चन बन जाता है 6 कि संचय अवस्था को समझाइए, प्रसर अवस्था को समझाइए, प्रकोप अवस्था को समझाइए, स्थान संचय अवस्था को समझाइए, व्यक्ति अवस्था को समझाइए, भेद अवस्था को समझाइए। 6 क्वेश्चन तो यहीं बन गए आपके। तो आप बात करते हैं अपन, पहली है प्रथम काल संचय, मतलब एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, बॉडी में किसी चीज़ का इकट्ठा होना, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन। तो क्या है कि दोषों का कोष्ठ में इकट्ठा इकट्ठा होना क्या होता है, संचय कहलाता है। कि दोष, अब कोष्ठ क्या है, खाली स्थान, पेटी, जैसे आमाशय है, पक्वाशय है, घृणी है, ड्यूडेनम, मतलब एक तरीके से खाली स्थान है, वहाँ पर दोषों का इकट्ठा होना, वात का इकट्ठा होना, पित्त का इकट्ठा होना, कफ का इकट्ठा होना, अपनी मात्रा में ज़्यादा इकट्ठा होना, 200 का कोष्ठ में इकट्ठा होना संचय कहलाता है, मतलब एक्यूमुलेशन कहलाता है। और 200 का संचय ऋतु के अनुसार अपन को अच्छे से पता है कब कब होता है संचय, कि वात का संचय किस ऋतु में होता है,
ग्रीष्म ऋतु में, मतलब पक्वाशय। इसका स्थान कहाँ है? पक्वाशय। आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में अष्टांग फिजियोलॉजी में, अपन इतने आगे आ गए तो आपको पता है कि वात का स्थान नाभि से नीचे, तो पक्वाशय। पित्त का स्थान कब होता है? वर्षा ऋतु में। गृहिणी, ड्यूडेनम, पित्त धरा कला को ही अपन क्या बोलते हैं? गृहिणी बोलते हैं। ठीक है, गृहिणी को ही पित्त धरा कला बोलते हैं। चाहे 250 रुपये बोल दो या 250 बोल दो, बात तो एक ही है ना। मैंने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, बात तो एक ही है। तो गृहिणी बोल दो या पित्त धरा कला बोल दो, तो पित्त का स्थान है, तो वहां पे क्या है? पित्त का स्थान होता है। तो वर्षा ऋतु में। और कब का संचय? शिशिर ऋतु में, मतलब अमाशय। तो कब का स्थान क्या है? स्टोमक है, तो अमाशय में। अभी यहाँ आप बोलोगे वात का संचय ग्रीष्म में क्यों है, पित्त का संचय वर्षा में क्यों है, कब का संचय शिशिर ऋतु में। ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में जब दोष वाला चैप्टर बताया था, अच्छे से बताया था। लेकिन फिर भी यहाँ दोबारा से है कि दोषों के संचय के कारण, कि भाई क्या रीजन है कि भाई ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में होता है, शिशिर ऋतु में। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो, वहाँ तो मैंने बोल के बताया था, यहाँ तो लिखा भी हुआ भी है। तो दोषों के संचय कारण देखो, वात संचय का कारण औषधियाँ और जल ग्रीष्म ऋतु में सार रहित, मतलब उनका सारा वाष्पीकरण, जो जल है ना सार, वो उड़ जाता है वाष्पीकरण से। रुक्ष, मतलब रुक्षता, सूर्य किरणों से रुक्षता आ जाएंगी। और लघु, जल्दी पचने वाली होती है। अब वात के गुण क्या है? तत्तर, रुक्ष, लघु। देखो रुक्षता और लघुता, तो एक सेम गुण वाली चीजें अपन खाएंगे तो एक्यूमुलेशन तो होगा ना, इकट्ठा तो होंगी ना। इस प्रकार गुण वाली प्रसुमान में ये औषधियाँ और जल सूर्य की उष्णता से शुष्क शरीर वाले मनुष्य में रुक्षता, लघुता और विषता, मतलब स्नेह रहित के कारण वायु का संचय करती हैं। कि इस प्रकार के गुण वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार के गुण वाली प्रयुज्यमान, मतलब प्रयुज्यमान कहने का मतलब कि उपयोग में ली गई औषधियाँ, कि इस प्रकार की गुण वाली कौन सी? जो सार रहित हो, रुक्ष हो, लघु, इस प्रकार के गुणों वाली प्रयुज्यमान यानी तो उपयोग में ली गई औषधियाँ जल और सूर्य की उष्णता से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जल और सूर्य की उष्णता से, क्योंकि जल भी एक तरीके से गर्म ही रहता है, उष्ण रहता है सर्दियों में, एक ध्यान रखना। जल, अब जल आप इसको ऐसे भी समझो कि जल अपन क्या गर्मियों में ठंडा सेवन करते हैं, तो वात का गुण क्या है? शीत। अपन फ्रिज वाला पानी सेवन करते हैं ना मोस्टली, मटके का पानी करते हैं ठंडा पानी, तो वात का गुण एक शीत भी है। इस वजह से जल और सूर्य की उष्णता से, तो यहाँ सूर्य की उष्णता लिखा है कि जल सूर्य की उष्णता से शुष्क शरीर वाले, मतलब कमजोर शरीर वाले, सूखे शरीर वाले मनुष्य में रुक्षता, लघुता और विषता, मतलब स्नेह रहित के कारण, रुक्षता के कारण, लघुता के कारण और स्नेह रहित के कारण वायु का संचय करती। अब स्नेह रहित क्यों आया? क्योंकि सुखा दिया, सूरज ने सब कुछ सुखा दिया, उसका जो क्लेद है ना, जो स्नेहान से पूरा सुखा दिया। तो इस वजह से क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। और स्थान बता दिया पक्वाशय, क्योंकि वात का लोकेशन यही है। अगर बात का लोकेशन तो सब जगह, अपन ने 5 टाइप्स किए थे, अलग अलग टाइप्स का अलग अलग स्थान बताए थे, लेकिन मुख्य स्थान एक बताया था कि एक, अगर एक बात की जाए तो पक्वाशय बोला जाएगा। तो वात संचय का कारण आज क्लियर पता लग गया ना भाई, वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों होता है। कि भाई ग्रीष्म ऋतु में इसलिए होता है कि औषधियाँ और जल ग्रीष्म ऋतु में सार रहित, रुक्ष और लघु हो जाती है। और इन औषधियों, मतलब गुण वाली औषधियों के प्रयुज्यमान सेवन करने से, समान गुणों के धर्मों का सेवन करने से क्या होती है? वृद्धि होती है, सामान्य वृद्धि कारणम, आपने अच्छे से पढ़ा है। तो वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है। अब देखो पित्त संचय के कारण। अब पित्त संचय वर्षा ऋतु में होता है। क्यों होता है समझो, कि वर्षा ऋतु में औषधियाँ तरुण, नवीन होने से अल्प वीर्य वाली होती है। कि जैसे वर्षा स्टार्ट हुई तो पेड़ पौधे उगते हैं ना नए नए, तो मतलब औषधियाँ तरुण, मतलब जवान, एक तरीके से जवान के मतलब होती है यंग, उसमें कोमल कलिकाएं निकलती हैं, नए नए पत्ते खिलते हैं, मतलब तरुण, नवीन होने से अल्प वीर्य वाली। अल्प वीर्य वाली एक तरीके से उसमें जो क्षमता होनी चाहिए ना, वैसी नहीं होती। पकने, एक तो पकने के बाद में जो फल होता है, एक शुरू कच्चा होता है, तो ये कच्ची एक तरीके से अल्प वीर्य वाली होती है। तथा जल पृथ्वी के मल से युक्त होने के कारण विकृत हो जाता है। और बरसात में क्या होता है? कीचड़ होता है एक तरीके से, और वो तो मतलब गंदगी से मिल जाता है वो जल, तो वो मतलब क्या होता है? युक्त होने से विकृत, मतलब गंदा हो जाता है। शीतल वायु से विनिष्ट जठराग्नि। अब वर्षा ऋतु में क्या, बरसात की वजह से जो हवा चलेगी वो ठंडी चलेगी। यहाँ पे बोला कि शीतल वायु से विनिष्ट जठराग्नि। अब क्या कि देखो, उससे पहले, वर्षा से पहले क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही अग्नि कम होती है, ठीक है, कम होती है बिल्कुल। लेकिन शीतल वायु के, और अब वर्षा आ गई, वर्षा ऋतु में क्या हुआ कि उससे ज़्यादा, मतलब पहले ही कम थी अग्नि और ज़्यादा कम हो गई, तो शीतल वायु के विनिष्ट जठराग्नि, मतलब खत्म हुई अग्नि, जो आपकी पाचक क्षमता थी ना वो खत्म हो गई। विनिष्ट जठराग्नि वाले मनुष्य के शरीर में वर्षा वाले दूषित जल और औषधि के सेवन से विधा होता है। तो वर्षा वाले दूषित जल, जो अपन पानी का सेवन करेंगे वो दूषित रहेगा, गंदा रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्रोडक्ट, मतलब केमिकल बने हुए होते हैं ना, कि जो उसकी वातावरण की दूषित गंदगी मिली होती है, वो पानी का सेवन करने से। और औषधि, औषधि कौन सी? कच्ची औषधि, अल्प वीर्य वाली, सेवन से विधा। विधा क्या होता है? जैसे अपन कभी कभी कच्ची, जैसे कभी खाना बनाया, कच्ची रोटी खा लेते हैं, कच्ची सब्जी खा लेते हैं, भाई आज खाना कच्चा था, तो पेट में जलन होती है ना, तो विधा मतलब जलन पैदा होती है।
इस विधा से, इस विधा मतलब जो जलन वाली है ना, कच्ची, देखो यहाँ पे कोई अग्नि नहीं है, यहाँ पे ना तो जठराग्नि है ना कोई ऐसी चीज है जो अग्नि को बढ़ाए, लेकिन विधा, विधा एक तरीके से डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी मतलब एक तरीके से कच्ची चीज खाने के बाद में जलन पैदा होती है ना पेट में, ठीक है, आज तो पेट दुख रहा है, आज जलन पैदा हो रही है कि कच्चा खा लिया मैंने, तो उस कच्चा खाने से क्या होता है, विधा होता है, मतलब विदग्ध अवस्था पैदा हो जाती है, उससे क्या जलन पैदा होती है, उस जलन से क्या होता है, पित्त का संचय होता है। तो ये पित्त संचय के कारण है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में पित्त संचय का पता लग गया भाई क्यों होता है। अब देखो कब संचय के कारण, कब संचय किस कौन सी ऋतु में बताया अपन ने, यहाँ पे साफ साफ लिखा था शिशिर ऋतु में। ठीक है, तो क्यों होता है कि औषधियाँ शिशिर ऋतु में अथवा हेमंत काल में, दो ऋतुएं होती हैं सर्दियों की, आपको पता है हेमंत और शिशिर, तो औषधियाँ शिशिर ऋतु में अथवा हेमंत काल में परिणाम से प्रयुक्त, मतलब उसका बेस्ट एंड बेस्ट होता है, उसका श्रेष्ठ रूप होता है, परिणाम से प्रयुक्त वीर्य युक्त और बलवती हो जाती हैं, बलवान मतलब जैसा उसमें क्षमता होनी चाहिए वैसी होती हैं, तथा जल भी निर्मल स्निग्ध और अत्यंत भारी गुरु हो जाता है, तथा जल भी अत्यंत निर्मल मतलब साफ हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है, मतलब उसमें स्निग्धता रहती है, और अत्यंत भारी मतलब हैवी, जल तो हैवी है, वैसे गुरु पृथ्वी महाभूत पाया जाता है उसमें, तो मतलब एक तरीके से कप को बढ़ाने वाली सारी चीज़ें वातावरण में मौजूद है। तो इस समय सूर्य किरण के मंद होने से, अब सर्दियों में तो सूर्य किरणें होती ही नहीं है, तो बर्फ से मिली हुई वायु के संपर्क द्वारा स्तंभित शरीर वाले मनुष्य में प्रयुक्त की हुई के औषधियाँ और जल मधुर पाकी होकर स्नेह, शीतता, गुरुता, भारीपन और पिछलता के कारण श्लेष्मा का संचय करते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस समय सूर्य किरण के मंद होने के कारण बर्फ से मिली हुई वायु के संपर्क द्वारा, अब सर्दियां हैं एक तरीके से बर्फ मान लो, तो मिली हुई वायु के द्वारा स्तंभित शरीर वाले, अब सर्दियों में क्या थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है ना, बॉडी एकदम एकदम स्तंभित रहती है, जैसे कि भाई स्तंभित, जैसे कोई चीज़ें आपको बाहर रख दो तो ऐसे, पानी की नली मान लो, पानी की नली को सर्दियों में बाहर रख दो कड़क हो जाती है, मुड़ती नहीं है, गर्मियों में तो सूरज की किरणों से बिल्कुल कोमल हो जाती है, लेकिन सर्दियों में वो कड़क हो जाती है और टूट भी जाती है। तो स्तंभित शरीर वाले मनुष्य के प्रयुक्त की हुई औषधियाँ, कौन सी औषधियाँ, वही स्निग्ध निर्मल वीर्य युक्त बलवती परिपक्व, ठीक है, जल मधुर पाकी होकर, मधुर पाक क्या होता है कि ये मधुरता को बढ़ाने मतलब कप को बढ़ाने वाली, शीतता, गुरुता, भारीपन और पिछलता कारण श्लेष्मा का संचय करती है, मतलब कप का संचय करती है, कप को बढ़ाने वाले सारे फैक्टर मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं कप को बढ़ाने के कारण, मतलब हेमंत और शिशिर ऋतु में कप बढ़ने का कारण क्या है, ये रीजन है कि भाई परिणाम से परिक वीरयुक्त बलवती होती हैं, पानी भी स्वच्छ होता है और खूब अग्नि भी अपनी प्रबल होती है, तो अपन खूब अच्छा घी तेल वसा मज्जा खाते हैं, तो कप का संचय होता है। तो क्लियर हो गए भाई वात का संचय क्यों हुआ, पित्त का संचय क्यों हुआ, कप का संचय क्यों, यहाँ जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों के संचय लक्षण देखो, अगर मान लो कि संचय हो गया तो क्या लक्षण पैदा होंगे, तो आपको अगर लक्षण ये लक्षण देखे तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर ये दोष इकट्ठा हो गया, आप उसको ट्रीटमेंट कराना है। तो वात दोष के संचय के लक्षण, कोष्ठ में भारीपन एवं पूर्णता और स्थिरता। वात में संचय के लक्षण में कोष्ठ में भारीपन मतलब भारी लगेगा आपका, जैसे गैस भरी होती है ना, कि कभी कभी आपकी गैस बनती है ना पेट में, तो कोष्ठ में भारीपन लगता है, पूर्णता भरा हुआ लगता है, होगा खाली लेकिन लगेगा भरा हुआ। स्थिरता और कड़ापन आ जाता है, गैस की वजह से मतलब पूरी बॉडी अकड़ जाती है एक तरीके से, बहुत तेज दर्द भी होता है, तो स्तब्धता ये होता है वात संचय के लक्षण। पित्त संचय के लक्षण देखो, नेत्र मल व त्वचा में पीलापन का आभास होना, पित्त व आभास, नेत्र मल व त्वचा में पीलापन का आभास हो जाएगा, मतलब आपकी नाकें पीली हो जाएंगी, त्वचा पीली हो जाएंगी, ठीक है, और मल भी पीला पीला से ज़्यादा निकलेगा, एक तरीके से पित्त संचय के लक्षण में पित्त आभास हो जाएगा। और कब संचय में उष्णता में कमी, अंगों में भारीपन, आलस, दोषों को बढ़ाने वाले कारणों में द्वेष होना, कहने का मतलब उष्णता में कमी आ जाएगी, आपका शरीर शीत में चला जाएगा क्योंकि कफ का लक्षण शीत है, अंगों में भारीपन हैवीनेस आ जाएगा, आलस तो आएगा ही आपको पता है, और दोषों के बढ़ाने वाले कारणों में द्वेष होना। द्वेष होने का मतलब समझ रहे हो आप, एक तरीके से जो कप को बढ़ाते थे, जो जिसकी जैसे कि अपन बोलते हैं कप को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स थे, उन चीज़ों को आप दूर करोगे, नहीं मुझे पसंद नहीं है, उसका मौसम चल रहा है लेकिन आपको वो अच्छी चीज़ें नहीं लगेंगी, तो बात संचय के लक्षण में क्या हो जाएंगे, दोषों को बढ़ाने वाले कारणों से द्वेष होना। अब ये हो गई मतलब संचय, अब ये एक पहली अवस्था है, दोष संचय हुआ मतलब जरूरत से ज़्यादा बॉडी में आ गए, अब जरूरत से ज़्यादा मतलब अपनी नॉर्मल अवस्था बिगड़ चुकी है, मतलब रोग अवस्था की पहली अवस्था हो गई। अब रोग अवस्था पहली अवस्था अगर आपको जैसे ये लक्षण दिखे, ये तीन लक्षण दिखे, मतलब वात के, पित्त के, कफ के, जैसे आपने ले लिया, एक्शन ले लिया कि भाई वात, भाई भारीपन आ रहा है, स्तब्धता आ रही है, पूर्णतः भरा हुआ लग रहा है, तो आज जैसे आपने ये वात को कम करने वाले काम कर दिए स्टार्ट, तो आपको रोग बढ़ेगा ही नहीं, आगे प्रकोप अवस्था में जाएगा ही नहीं। पित्त में अगर पीलापन ऐसे आभास हुआ और आपने पित्त वाली चीज़ें बंद कर दी खाना, नहीं पित्त पित्त बढ़ गया बॉडी में, अपन नहीं करना, तो रोग यहीं शांत हो जाएगा। तो ये क्या होता है क्रियाकाल,
ये चिकित्सा का क्रियाकाल है और रोग बढ़ने की अवस्था क्रम बताएंगे एक तरीके से। तो समझना इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चिकित्सा जीवन काल में। तो आपको पता लगाना कि रोगी कौन सी अवस्था में आपके पास आया, कि संचय में आया, प्रकोप में आया, प्रेशर में आया, कौन सी अवस्था, संचय में आया, कौन सी अवस्था में आ रहा है रोगी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको व्यक्ति अगर जागरूक है तो जल्दी आने की कोशिश करता है। अब करेंगे अपन द्वितीय अवस्था, प्रकोप काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ छोटे, क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिक मैं 3 से 4 बार से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये हो ही नहीं पा रहा क्योंकि ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। पिछला वीडियो का कम से कम 10 बार वीडियो बनाया तब जाके तो रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन अब कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है स्पीडिंग, तो अब मैं शायद धीरे धीरे और बड़े बढ़ाऊँ। लेकिन आप अभी तो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता दोबारा बनाना पड़ जाएगा, इसलिए आप करेंगे द्वितीय क्रियाकाल प्रकोप अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।